Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to axle load and easel load. Basically, what is easel? Easel stands for equivalent single axle load. जब भी कहीं हम रोड या पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रैफिक लोडिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि इस रोड पे मैक्सिमम कितनी ट्रैफिक ने चलना है और इस पे मैक्सिमम लोडिंग कितनी आएगी, और वो जो लोडिंग होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं एक्सल लोडिंग पे। एक्सल लोडिंग क्या होती है? जब भी आप देखते हैं जो आपकी व्हीकल है उसके साथ आपके एक्सल्स लगे होते हैं जिस पे आपके टायर लगाते हैं बाद में। तो जब भी हम रोड डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके ईजल्स निकालते हैं या एक्सल लोडिंग निकालते हैं कि उस व्हीकल पे कितने एक्सल्स लगे हैं और कितने टायर हैं और हर टायर पे कितना लोड मैक्सिमम आ सकता है और वो रोड कितने मैक्सिमम लोडिंग के लिए डिज़ाइन हुई है। Now, the design procedure, three main steps in designing a new road pavement. Estimate the amount of traffic and the cumulative number of equivalent standard axle that will use road over the selected design life. Assess the strength of subgrade soil over which the road is to be built. Select the most economical combination of pavement materials and layer thickness that will provide satisfactory use over the design डिज़ाइन लाइफ ऑफ द पेमेंट। बेसिकली किसी भी पेमेंट के डिज़ाइन में प्रोसेस में ये तीन मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने अपने ट्रैफिक की अमाउंट को एस्टिमेट करना होता है और उसमें देखना होता है कि स्टैंडर्ड एक्सल लोडिंग के मुताबिक उसकी डिज़ाइन लाइफ में हमने जो लोडिंग को चूज़ किया कि इतनी लोडिंग इतनी डिज़ाइन लाइफ के लिए ठीक है, या इतनी डिज़ाइन लाइफ के लिए हमने इतनी लोडिंग को डिज़ाइन किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है सबग्रेड की, कि हमने इस सबग्रेड के ऊपर हम बेसिकली आपको पता है सबग्रेड जो होता है वो आपकी फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर हम रोड को बिल्ड करते हैं। तो सबग्रेड हम की सॉइल की हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, अगर वो स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं तो हम सबग्रेड की एक एक्स्ट्रा लेयर उस पर डालते हैं ताकि वो जितनी लोडिंग के लिए डिज़ाइन हुई है उसको वो बर्दाश्त कर सके। एंड द फाइनल स्टेप इज़ सेलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट मटेरियल्स। कि हमने देखना है कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेमेंट, जिसमें हमने कहा था 2 से 12 इंच तक की लेयर होती है। तो हमने वो देखना है कि आपकी जो पेमेंट की थिकनेस है इस मटेरियल के मुताबिक और इस लोडिंग के मुताबिक वो थिकनेस कितनी प्रोवाइड करेंगे कि वो सेटिस्फैक्ट्री हो डिज़ाइन लाइफ के लिए। तो ये मेन डिज़ाइन के प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रैफिक लोडिंग या ईजल्स काउंट करना, एक्सल लोडिंग को काउंट करना। डैमेज कॉज टू द पेमेंट इंक्रीज शार्पली विद द एक्सल लोडिंग। Vehicle loads of private cars and vans contributes very little to the structural deterioration. For the purpose of pavement thickness design, only commercial traffic is to be considered. बेसिकली हम एक्सल लोडिंग से उसका डैमेजिंग फैक्टर निकालते हैं कि इतना एक्सल लोड होगा तो इतने उसका डिज़ाइन फैक्टर कितना आएगा। तो उसमें जो आपकी प्राइवेट व्हीकल्स या वैन्स होती हैं उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है जो आपकी एलटीवीज़ होती हैं। तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और जो हम डिज़ाइन के लिए लोडिंग को लेते हैं वो हम कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर करते हैं और कमर्शियल व्हीकल्स की बेस पे हम अपनी पेमेंट की थिकनेस को डिज़ाइन करते हैं। Repetition of load. When a load is passing on a road again and again, the wheels of the vehicle may damage the road. When a wheel passes on the road, one time damage will be very small, but passes on the road many times, the structure of the road damages. Single application of wheel load may cause very small deformation to the road pavement or to subgrade, but the repetition application of same wheel load may cause appreciable permanent deformation in the pavement or subgrade and may become the cause of road failure. रेपिटेशन ऑफ लोड जो होता है, जितना रिपीटेड लोड आएगा उतनी रोड ज़्यादा डैमेज होगी।
हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं या प्राइवेट वैन्स हैं उसको हम एक्सल लोडिंग में काउंट नहीं करते, हम अपनी कमर्शियल व्हीकल्स को काउंट करते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स को इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि वो उसके एक्सेल्स ज़्यादा होते हैं और लोडिंग ज़्यादा होती है, और आप देखते हैं सेमी ट्रेलर्स या ट्रेलर्स जो होते हैं उसमें डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, टैंडम एक्सल के बेस पे वो उसके टायर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेपिटेशन ऑफ लोड ज़्यादा आता है, और जितनी दफ़ा आपकी एक व्हीकल का में जितने एक्सल ज़्यादा होंगे उसका मतलब है उतने लोड की रेपिटेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी रोड ज़्यादा डैमेज होगी। और अगर स्मॉल जो व्हीकल्स होती हैं उसका डैमेजिंग फैक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि वो ओनली 4 व्हील्स होती है या 2 एक्सल्स होते हैं उसके। तो उस वो स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है रोड पे जो इतना अफेक्ट नहीं करती है आपकी सब ग्रेड पे, बट जो आपकी बड़े कंटेनर्स या ट्रेलर्स होते हैं उस पे एक्सल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रेपिटेशन ऑफ लोड बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा लोड की रेपिटेशन से आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है पेमेंट पे, और जिसकी वजह से आपके सबग्रेड में भी डिफॉर्मेशन आती है और आपके रोड की फेलियर स्टार्ट हो जाता है। Permanent deformation may be due to accumulation of plastic deformation due to fatigue in the paving material or subgrade or both. Fatigue is the repeated application of load. It is the phenomena of repetitive load induced cracking due to the repetitive stress below the ultimate strength of the material. Fatigue relates to the soil failure due to the repeated loads. परमानेंट डिफॉर्मेशन बेसिकली होती है रेपिटेशन ऑफ लोड से, और रेपिटेशन ऑफ लोड को हम फटीग क्रैकिंग कहते हैं। रेपिटेशन ऑफ बार बार एक ही लोड गुजरने से आपकी रोड की जो सॉइल होती है उसमें फेलियर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल की आपकी पेमेंट की सरफेस पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो रेपिटेशन ऑफ लोड की वजह से जो क्रैक्स आते हैं उसे हम कहते हैं फटीग क्रैकिंग, और उसकी वजह से आपकी रोड डैमेज हो जाती है, और रेपिटेशन ऑफ लोड से आपकी रोड ज़्यादा डैमेज होती है। इफेक्ट ऑफ लोड इम्पैक्ट, sudden application of load is very small in very short time is called impact load. The effect of impact load is maximum at joints which are present in the rigid pavements. It may result in differential settlement of slabs, which is very dangerous. It is reasonable to make no allowance for impact when design roads with well finished surface, and in no case to make an allowance greater than 30%. बेसिकली इम्पैक्ट लोडिंग होती है सडन लोडिंग, किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट लोडिंग जो अफेक्ट करती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पे जो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई जॉइंट नहीं होता। बेसिकली जो जॉइंट्स आते हैं वो हमारे आते हैं विजिट पेमेंट में, बिकॉज आपको पहले भी डिस्कस किया था। विजिट पेमेंट आपकी पीसीसी या आरसीसी की होती है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट्स को देते हैं। तो इम्पैक्ट लोडिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसकी वजह से आपकी स्लैब्स में इम्पैक्ट लोड आता है तो वो क्रैक्स आ जाते हैं जॉइंट्स की वजह से, जिसमें जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है पेमेंट की डिफॉर्मेशन में। इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक फैक्टर्स। उसके जो इम्पैक्ट होता है उसके इफेक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है। व्हील लोड, व्हीकुलर स्पीड, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टायर टाइप एंड रोड इरेगुलरिटी। सबसे पहले आता है आपका व्हील लोड। आपको पता है कि व्हील लोड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डैमेजिंग फैक्टर आपका ज़्यादा होगा, एक्सल लोड आपका ज़्यादा होगा। इसमें व्हील लोड में आपका टायर का प्रेशर भी आता है। वे बेसिकली अगर आपका टायर का प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें आप की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर से उसमें एयर उसकी
स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा फिल कर दिया तो हो सकता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसका पेमेंट के साथ कंटैक्ट एरिया ऑफ द पेमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो व्हील लोड या अगर आपका जो एयर का प्रेशर है वो कम होगा तो आपकी कंटैक्ट एरिया विद द पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी और आपका अफेक्ट और इम्पैक्ट जो पेमेंट में डैमेजिंग में वो ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड के मुताबिक लोडिंग बताई गई है और स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको 30 PSI या जितना भी आपको प्रेशर लिखा होता है हर टायर का एयर का, उस जिस पे वो डिज़ाइन किया गया उसके मुताबिक एयर को फिल करना चाहिए। व्हीकुलर स्पीड, जितनी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर आएगा, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और अगर वो ब्रेक सप्लाई होंगी बेसिकली, और जिसकी वजह से आपकी रोड डैमेज होगी। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या 2 एक्सल्स हैं, ट्रिपल एक्सल है, टैंडम एक्सल है। तो ये व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कितने एक्सल के थ्रू वो लोडिंग आपकी पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और नेक्स्ट आता है टायर टाइप, कि आपके जो टायर की टाइप कैसी है। बेसिकली समटाइम्स ये होता है कि आपकी, जैसे हम आम बात करें छोटी व्हीकल्स में, तो अगर आपका 12 इंच का टायर स्टैंडर्ड साइज़ है और आप उसको 13 इंच या 14 इंच का टायर लगा देते हैं, रिम लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड से हट के वो काम हो जाता है और आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द कार, अगर आपके मीटर पे 80 शो कर रही है, हो सकता है वो 80 स्पीड ना हो, वो 85 हो या 90 स्पीड हो, जो अगर किसी कैमरे से चेक करें। तो टायर टाइप आपकी होती है कि जिस टाइप है टायर आपका डिज़ाइन किया गया उसके मुताबिक आप उसको चलाएं, अदरवाइज़ आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा पेमेंट की डैमेजिंग में। और रोड इरेगुलरिटी, कि आपके रोड की में कितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सल लोड एंड व्हील लोड, जिसकी हम एक्सल लोड और व्हील लोड की बेस पे अपने रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो एक्सल लोड क्या होता है और व्हील लोड क्या होता है, डिज़ाइन ने हमें इसके बारे में क्या बताया है। आस्ट्रो हैज़ स्पेसिफाइड 18,000 एलबीज या 18 किप्स या 8160 केजी या 80 किलो न्यूटन और 8 tons as the standard single axle load. Since an axle has two ends, the maximum wheel load can be taken as half of the standard axle load. For example, 9,000 lbs या 9 kips 4080 kg या 40 किलो न्यूटन और 4 tons. बेसिकली व्हाट इज़ एक्सल लोड और व्हील लोड, आस्ट्रो ने स्पेसिफाई, आस्ट्रो आपको पता है जिसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके बेस पे हम अपने रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो आस्ट्रो ने स्पेसिफाई किया है कि जो 18,000 LB लोड है उसे हमने कह दिया ये एक सिंगल एक्सल लोड के इक्वल है। मीन टू से हमने 18,000 LBs या 18 किप या 8160 केजी या 80 किलो न्यूटन या 8 टन्स को स्टैंडर्ड एक्सल सिंगल एक्सल लोड कह दिया है। अगर किसी एक्सल का 18,000 LB लोड होगा तो आस्ट्रो ने हमें रिकमेंड किया है कि उसको हम उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट होगा उसे हम 1 कंसीडर करेंगे या यूनिटी कहेंगे उसको। और 18,000 LBs का मतलब ये है कि एक एक्सल में 2 व्हील्स होते हैं, तो 18,000 पूरे एक्सल का हम लोड लेते हैं और 18,000 पूरे एक्सल का लोड लेते हैं। इट्स मीन 9,000 उसके 1/2 पे है और 9,000 उसके अदर हाफ पे हम लोड को कंसीडर करते हैं। Now, equivalent single wheel load is the wheel that produce same stress at any point as procedure by the two wheels. Boyd and Foster in 1950 presented a semi-rotational method for determining ESWL, equivalent single wheel load, which has been used by the Corps of Engineers to produce dual wheel design
criteria for single wheel criteria. The method assumes that ESWL equivalent single wheel load varies with the pavement as shown in the figure. For thickness smaller than half that clearance between the dual ties, the ESWL is equal to one half the total load, indicates that the subgrade vertically stress caused by the two wheels do not overlap. In this picture you can see this is equivalent single axle load, जिसमें दो व्हील्स को शो किया गया है और ये यहाँ से यहाँ तक एक आपका एक्सल होता है और उसमें अगर 18,000 एलबीज को वन कंसीडर किया गया है तो इट्स मीन 9,000 एलबीज आपका इस पे होगा और 9,000 इस आपके व्हील पे होगा। और जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी कि आपकी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट होकर टोटल थिकनेस पे आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका d/2 है और आप जो आपकी टोटल थिकनेस डिज़ाइन की है उसे हम d कहते हैं और 2SD आपकी डबल थिकनेस हो जाती है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। सो फॉर thickness greater than twice the center to center distance of the ties, the ESWL equal to the total load indicates that the subgrade stress due to the two wheels overlap completely. By assuming the straight line relationship between the pavement thickness and wheel load on logarithm scales, the easel for the ESWL for any intermediate thickness can be easily determined. After the ESWL for dual ties is found, the procedure can be applied to the tandem load. Basically जो फोर्ड ने और बॉयड ने 1950 में एक जो आप ESWL का रिलेशन शो किया था उसमें जो लोडिंग ली थी उसने सिंगल टायर पे एक लोडिंग ली थी जिसने बताया था कि जो स्ट्रेसेस हैं वो टोटल थिकनेस पे सबग्रेड तक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उसके बाद हम उसको कम थिकनेस के लिए भी हम लोगारिथम एक स्केल है जो आपको ग्राफ शो किया आगे, उससे हम उसकी थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना लोड आया तो इसकी इतनी थिकनेस के लिए हमें कितनी लोडिंग हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड हम अपनी थिकनेस के मुताबिक कंसीडर करते हैं कि इतना हमारे पास लोड है तो हम कितनी थिकनेस को रख सकते हैं। सो अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग फार्मूला, जिसके थ्रू हम अपनी ESWL की वैल्यू को निकालते हैं। तो लॉग ESWL इज इक्वल टू लॉग PD आपका होता है वन व्हील लोड। मीन टू से ये देखें आप, दिस इज PD, ये 2PD है, हमारे पास डुअल लोड दिया हुआ तो हम इस फार्मूले में जस्ट 1PD जो पॉइंट लोड होगा आपका एक व्हील का उसको कंसीडर करेंगे और 0.301 log 2Z/D और Z इज कॉल्ड द पेमेंट थिकनेस। दिस इज Z के टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट कि हमने कितनी थिकनेस के लिए डिज़ाइन करना है और Z वो होगा और D होगा आपका क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन द डुअल टायर्स। दिस इज D कि आपका क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ आपके एक व्हील के एंड से दूसरे व्हील के स्टार्ट तक कितना आपका क्लियरेंस डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं D and divided by log for SD/D. SD is equal to center spacing between the two tires. D and SD में डिफरेंस ये है कि SD जो होगा वो हम लेंगे एक व्हील के मिड से दूसरे व्हील के मिड तक, मीनते सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स। तो एक व्हील के मिड से दूसरे व्हील के मिड तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम SD कहते हैं और जो एक व्हील के एंड से दूसरे व्हील के स्टार्ट तक जो क्लियरेंस डिस्टेंस होगा उसे हम D कहते हैं। दिस इज़ द फार्मूला। अगर आप हमारे पास ये ग्राफ गिवन नहीं है तो हम उस फार्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और ये फार्मूले से जो वैल्यू आएगी ये सेम होगी जो आपकी फार्मूले से आएगी।
ये आपके पास व्हील लोड है, और व्हील लोड में आप उसने डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो लोड है वो आपका नीचे सब ग्रेड तक फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दिस ईजल्स इज फाइंड आउट ओनली इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट में हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूडीएल होता है कि वो पूरी स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड का की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लोड होती है, वो आपकी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव करती है। सो दिस इज स्टैंडर्ड एक्सल। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एक्सल है विद द डुअल टायर्स। सिंगल एक्सल विद द डुअल टायर्स कैरिंग अ लोड ऑफ 18 किलो न्यूटन इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड एक्सल। तो मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड एक्सल है जिसपे 18,000 एलबीस का लोड लगा हुआ है, और इसको हम वन कंसीडर, डैमेजिंग फैक्टर इसका वन कंसीडर करेंगे। 18,000 का मतलब ये है 9,000 एक टायर्स एक तरफ है और 9,000 दूसरी तरफ। Standard Excel load. Different tests were performed to calculate the thickness of the pavement in relation to the number of vehicles passing over the various portions of the road. Statistical analysis of the data collected showed that relative damaging effect of an axle was approximately proportional to the fourth power of the load which it carries irrespective of the tie or thickness of the pavement. बेसिकली स्टैंडर्ड एक्सल लोड में हम उसकी पावर 4 को कंसीडर करते हैं। ये हम नेक्स्ट में हम जब न्यूमेरिकल कहेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये एक फार्मूला है जिसमें हम इसको रिलेट करते हैं 18 की स्टैंडर्ड एक्सल के साथ, और उसकी पावर 4 लेते हैं, जिससे हमें स्टैंडर्ड एक्सल लोड की वैल्यू या डैमेजिंग इफेक्ट मिल जाता है। An axle carrying a load of 18,000 lbs was arbitrarily defined in Astro road test as the standard axle with the damaging effect of the unity. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि आस्ट्रो ने रिकमेंड किया है कि 18,000 एलबीस को हम स्टैंडर्ड एक्सल लोड का डैमेजिंग इफेक्ट 1 लेंगे कि 18,000 स्टैंडर्ड एक्सल लोड है तो उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द पेमेंट आएगा वो 1 आएगा। The damaging effects of lighter and heavier axles were expressed as equivalence factor as shown in the table. The equivalence factor of 0.0002 for the 910 kg axle load means that 5,000 passes of such an axle would be the same damaging effect as one pass of standard axle. इट्स मीन कि हमने 18,000 एलबीस को स्टैंडर्ड एक्सल लोड 1 कंसीडर किया है। अगर हमारे पास 910 केजी एक्सल लोड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 910 केजी एक्सल वाला लोड जब 5,000 दफ़ा पास करेगा तब जाके वो डैमेजिंग इफेक्ट 18,000 के इक्वल कंसीडर होगी। ये इस टेबल से हमें समझ आएगी कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड्स। दिस इज डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड्स जो आस्ट्रो टेस्ट में हमें बताई गई हैं। तो एक्सल लोड इज इन केजीज इज 9 10 18 10 20 ये केजीज में दिया गया, और ये आपके एलबीस में दिया गया, और ये हमें इक्विवेलेंस फैक्टर्स बताया गए हैं जो हमें कंसीडर करनी है। उसके बाद ये एक्सल लोड्स दिए गए हैं, और ये मतलब ये सारी आपकी जितने केजीज में ये 9,000 तक आई है। ये अब अगर 9,000 से आगे ये टोटल आती है 18,140 केजीज तक। अब हमने आस्ट्रो ने हमें रिकमेंड किया है 18,000 एलबीज या 8160 केजी को हमने स्टैंडर्ड एक्सल का इक्विवेलेंस फैक्टर 1 कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये है कि इतना जब हमारे पास लोड आएगा एक एक्सल पे तो हम डैमेजिंग इफेक्ट को 1 लेंगे, और इससे जितना कम होगा उतना डैमेजिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे हमें अभी 9-10 केजीज की बात की, तो 9-10 केजी जब 5,000 दफ़ा पास करेगा उसके तब जाके वो 1 के इक्वल कंसीडर होगा, तब जाके वो 8160 केजी के
इक्वल अफेक्ट करेगा उस डैमेज पे। और इसी तरह जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे उसी तरह हमारा जो डैमेजिंग इक्विवेलेंस फैक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अभी आप देखें कि जब हम 40,000 एलबीज लोड लगाएंगे तो जो हम इक्विवेलेंस डैमेजिंग फैक्टर कंसीडर करेंगे वो हमारे पास आएगा 22.8। सो इक्विवेलेंस एक्सल लोड फैक्टर, हम इक्विवेलेंस एक्सल लोड फैक्टर कैसे कंसीडर करते हैं, इसे हम कहते हैं ईजल। एन इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर डिफाइंस द डैमेज पास टू द पेमेंट बाय द एक्सल in question to the damage passed to of a standard axle, usually 18 kip in the single axle load. The design is based on the total number of passes of the standard axle load during the design period, defined as the equivalent single axle load and computed by easel as equal to sigma fn। n जो आपका सिग्मा के ऊपर होगा वो नंबर ऑफ एक्सल लोड ग्रुप होगा, f was equal to equivalent axle load factor for the ith axle load group, and n is a total number of passes in the ith axle group during the design period. The EALF depends on the type of pavement, thickness of the structural capacity, and the terminal condition of which the pavement is considered failed. Most of the EALF in use today are based on experience. One of most widely used method is based on the empirical equation developed from the Astro Road test in 1972. The EALF can also be determined theoretically based on the critical stresses and strains in the pavement and the failure criteria. EALF, also known as damaging factor and equivalence factor. EALF डिपेंड करता है पेमेंट की थिकनेस पे और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी पे और टर्मिनल कंडीशन पे, जी के किस कंडीशन पे या किस लोडिंग के बाद जाके आपकी जो पेमेंट है या कितने डिज़ाइन लाइफ के बाद आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी। तो ये EALF जो हम डैमेजिंग फैक्टर कंसीडर करते हैं ये एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं या हम एम्पिरिकल इक्वेशन से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो EALF को हम डैमेजिंग फैक्टर या इक्विवेलेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो EALF इज इक्वल टू लोड ऑन अ सिंगल एक्सल, जो आपके पास सिंगल एक्सल पे लोड आ रहा है, एक्चुअल लोड आपके पास जो गिवन है उसको डिवाइड करते हैं लोड ऑन द स्टैंडर्ड एक्सल, ठीक है। और लोड ऑन द स्टैंडर्ड एक्सल क्या होगा 18,000 एलबीज, जो हमें जिसके हमने इक्वल टू 1 रखा हुआ है और इसकी पावर n। और फॉर टैंडम और ट्राइडम एक्सल EALF इज इक्वल टू लोड ऑन द गिवन एक्सल डिवाइडेड बाय लोड ऑन द स्टैंडर्ड एक्सल और उसकी पावर n। टैंडम के लिए 2 यूज़ करेंगे और ट्राइडम के लिए 3 यूज़ करेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड एक्सल टैंडम के लिए डबल आ जाएगा और इसके लिए ट्राइडम के लिए ट्रिपल आ जाएगा, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एक्सल्स। सो मैंने आपको अभी बताया था कि हम गिवन लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड की पावर को 4 लेते हैं। तो आस्ट्रो ने रिकमेंड किया हमें एन को जो हमने कंसीडर करना है वो 4 टाइम्स करना है, जबकि अकॉर्डिंग टू द रोड नोट 31 ये भी एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक हम अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं रोड नोट 29 एंड रोड नोट 31 के तौर पे, जो हमारे CNW वाले भी इसी को कंसीडर करते हैं। तो रोड नोट 31 में जो n की वैल्यू हमने ली है उसको हमने 4.5 टाइम्स लेते हैं। तो हम इसको 4 टाइम्स भी ले सकते हैं आस्ट्रो के मुताबिक या रोड नोट 31 के मुताबिक 4.5 टाइम्स ले सकते हैं। तो EALF का फार्मूला होता है लोड ऑन द सिंगल एक्सल, अगर सिंगल एक्सल है तो उसको डिवाइड करते हैं लोड ऑन द स्टैंडर्ड एक्सल पे और उसकी पावर को 4 या 4.5 कंसीडर करते हैं। डिपेंड करता है आप आस्ट्रो के मुताबिक अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करें तो हम 4 टाइम्स लेंगे और रोड नोट 31 के मुताबिक डिज़ाइन करें तो n की पावर 4.5 लेंगे। Equivalent standard axle. This approach converts wheel load of various magnitude and repetitions to an equivalent number of standard or equivalent load based on the amount of damaging
there to the payment. The commonly used standard axle is 18,000. Equivalent single axle load using easel method. All loads are converted to an equivalent number of axles. Single axle load, which is then used for the design. A load equivalency factor represent the equivalent number of easels for the given weight axle combination. अभी ये सेम वही बात की है कि इक्विवेलेंट एक्सेल लोड हमें आस्टर ने बता दिया कि 18,000 एलबीज को हमने 1 कंसीडर किया है और जितना हमारे पास इक्विवेलेंट एक्सेल लोड हमने निकालना है उसको हमने 18,000 से रिलेट करके कम या ज़्यादा हमारे पास फैक्टर आएगा, वो टेबल से भी हम इसको कंसीडर करते हैं या हम इसको फार्मूले से निकाल सकते हैं. As a thumb rule, the equivalency factor of a particular load and also the payment damage imparted by the particular load is roughly related to the load by a power of 4. For example, 36,000 lbs single axle load will cause 16 times the damaging as an 18,000 lbs single axle load. The graph using some approximations shows some general vehicle load equivalencies. Note that buses tends to have high load equivalency factor because although they may have lighter than the 18 wheeler, they only have 2 or 3 axles instead of 5. ये बात किया उसने कि हम अभी हमने कंसीडर किया था कि 13,000 को हमने 18,000 से डिवाइड करना और उसकी पावर को 4 लेना. तो अगर हमारे पास 36,000 एलबीज लोड होगा तो इसका मतलब ये है कि वो 16 टाइम्स ज़्यादा डैमेज करेगा बनस्बत 18,000 एलबीज को रिलेट करके. और इसमें ये बात आई है कि एक जो कमर्शियल बस है वो ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट करेगी बनस्बत एक सेमी ट्रेलर 18 व्हीलर लोडर से. इसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास जितने ज़्यादा एक्सल लोड्स आ जाएंगे उतने या जितने ज़्यादा एक्सेल्स आ जाएंगे उसका मतलब ये है कि वो उन एक्सेल्स के थ्रू आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो है. और अगर जितने कम एक्सेल्स आएंगे, जैसे अभी ये बात की कि 13,000 एलबीज 16 टाइम्स मोर डैमेज करेगा 18,000 एलबीज से. तो अगर हमारे पास 18,000 के ज़्यादा एक्सेल्स आ गए हैं तो उसका इफेक्ट कम होगा बनस्बत के 13,000 लोड आपके सिंगल एक्सेल पे आ जाएगा. तो उसकी डैमेजिंग इफेक्ट आपको लास्ट टाइम भी टेबल में देखा था कि उसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 22.5 का डैमेजिंग इफेक्ट आ जाएगा. तो जितने एक्सेल कम होंगे उस पर लोडिंग ज़्यादा आएगी तो उसका डैमेजिंग जो फैक्टर होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये उसने शो किया आपको कि एक लोडेड बस जो 60 फीट की है वो ज़्यादा अफेक्ट कर रही है बनस्बत 18 व्हीलर एक सेमी ट्रेलर लोडर से. तो इसका डैमेजिंग इफेक्ट अगर इसमें एक्सेल्स की तादाद ज़्यादा है तो 1.35 है, इसमें एक्सेल्स की तादाद कम है तो इस पर आपका जो इफेक्ट है वो कितना हो गया 5.11. दिस इज़ व्हीकल डेफिनेशंस. ये आप देखें, ये आपके पास सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर है, सिंगल एक्सल विद द डुअल टायर्स, और ये टैंडम एक्सल विद द सिंगल टायर्स, और दिस इज टैंडम एक्सल विद द डुअल टायर्स. उसके बाद टॉयडम एक्सल आया था जिसमें 3 एक्सल्स आ जाते हैं, वो सिंगल टायर के साथ आएंगे, और 4 एक्सल विद द उसे हम टॉयडम एक्सल कह देंगे. नाउ ये एक नुमेरिकल है जिसको हम कंसिडर करते हैं और इधर से हम देखते हैं कि हम कैसे अपने फार्मूले को के थ्रू और ग्राफ के थ्रू अपना डैमेजिंग या इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को निकालते हैं. क्वेश्चन इज a set of dual tires has a total load of 2 pd of 9,000 lbs. एक डुअल टायर का सेट है, 2 टायर इस तरफ लगे हैं, 2 टायर इस तरफ लगे हैं, और डुअल टायर्स में उसने बताया है कि 2 पीडी मतलब एक पीडी पे हाफ लोड आया है और एक पीडी पे हाफ लोड आया है. तो 9,000 एलबीज का मतलब ये कि 4500 एक डुअल टायर पे है और 4500 दूसरे डुअल टायर पे है एक एक्सल के. अ कंटैक्ट रेडियस ऑफ 4.5 इंचज. कंटैक्ट रेडियस जो आपका व्हील का रेडियस है जो आपका कंटैक्ट हो गया पेमेंट के साथ
उसका जो कंटेक्ट रेडियस है उसकी वैल्यू है 4.5, मतलब कि 4.5 ये और 4.5 ये, इसी तरह 4.5 इस तरफ और 4.5 इस तरफ। एंड द सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग इज SD इज 13.5 इंच। अभी आपसे पहले डिस्कस किया था कि SD स्टैंड्स फॉर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द टू टायर्स। एक दो व्हील्स के दरमियान से दूसरे व्हील के दरमियान तक जो स्पेसिंग होगी उसे हम कहते हैं SD। दिस इज 13.5 एज शोन इन फिगर। Determine the ESWL by Baud and Foster method for a 13.5 इंच पेमेंट। हमने बोर्ड एंड फोस्टर के फार्मूले और ग्राफ के थ्रू ESWL फाइंड करना है, इक्विवेलेंट सिंगल व्ही लोड फाइंड करना है, और पेमेंट की जो थिकनेस है वो भी 13.5 इंच है। सो ये ग्राफ के थ्रू तो बहुत इजी है। जिस इस ग्राफ जिसमें नीचे पेमेंट की थिकनेस है और इस तरफ आपका इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड दिया गया है 10 की पावर 3 LBs में। सो ये लाइन है आपकी ग्राफ की जिसके साथ हमने रिलेट करना है। तो हमारे पास जो पेमेंट की थिकनेस उसने बताया है वो हमारे पास जो है वो है 13.5। तो इस बहुत सिंपल है, हमने 13.5 पे वैल्यू पे हमने एक लाइन को इसके साथ टच करना है। जब इस लाइन के साथ टच करेगा तो उस तरफ हमने इसकी वैल्यू को रीड कर लेना है, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻³ मीन्स 7400 LBs हमारे पास आंसर आएगा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का। और व्हाट इज 2.25 एंड 27? अगर हमारे पास हम खाली फर्स्ट थिकनेस के लिए करते हैं वो होगी हमारे पास 2.25, इसके लिए हमारे पास 4.5 लोडिंग आएगी, और अगर हम अपने थिकनेस को डबल कर लेते हैं तो वो हमारे पास 27 आएगा। तो उसके साथ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9000 आएगी। अभी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है वो हमें पूछा है जस्ट आपने बताना है 13.5 इंच पेमेंट की थिकनेस के लिए। तो 13.5 इंच पेमेंट की थिकनेस के लिए जो हमारे पास इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू आएगी वो आएगी 7400। नाउ अगर आपके पास ग्राफ गिवन नहीं तो हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे अपने फार्मूले के थ्रू। दिस इज सोल्यूशन। SD stands for center to center distance between the two tires, that is 13.5 inch. A is equal to contact radius, that is 4.5 inch. The clearance distance between the two tires, तो clearance distance आपको बताया था मैंने कि इस व्हील के एंड से दूसरे व्हील के स्टार्ट तक जो क्लियरेंस डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास ये 13.5 में से हम 4.5 इस तरह माइनस कर देंगे, 4.5 इस तरह माइनस कर देंगे, तो दरमियान में हमारे पास जो स्पेस बचेगी क्लियरेंस डिस्टेंस की वो भी हमारे पास बचेगी 4.5 इंच। 13.5 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 4.5 इंच। तो जब हमारे पास अगर हमारे पास पेमेंट की थिकनेस इक्वल हो D/2 को और उसे 2.25 पे, तो हमने अभी 2.25 पे अभी बताया कि ये हमारे पास 4.4500 आएगी। और अगर हमारे पास हम ESWL के लिए जो कंसीडर करते हैं वो हमेशा आपको बोस्ट एंड फोस्टर मेथड में एक व्हील पे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो एक व्हील पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9000 हमारे पास डुअल टायर्स पे है तो 9000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एक जो व्हील सेट है उस पर हमारे पास 4500 LBs का लोड आएगा। और जब हमारे पास पेमेंट की थिकनेस डबल हो जाएगी 27 पे तो उस पर हम फिर जो व्हील लोड लेंगे वो हम 9000 लेंगे। So after plotting the thickness ESWL in figure 6.2b, the ESWL for 13.5 inch पेमेंट इज 7400, जो हमने ये कंसीडर किया है ग्राफ के थ्रू कि 13.5 इंच थिकनेस पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 7400 LBs की। So the ESW can also be determined from the equation. What is equation? Equation is log ESWL is equal to log PD plus 0.301 log 2Z over D divided by log 4 SD over D. So log ESWL जो सेम होगा log PD में हम वन डुअल टायर को कंसीडर करेंगे दैट इज 4500,
और Z means payment thickness, D means clearance distance, or 4SD means distance between that center to center distance between the two tires, और D आपके पास clearance distance। तो ये हम इस पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। ये देख लें आप, log ESWL इज इक्वल टू log 4500 प्लस 0.301 log 2 Z ओवर डी, जेड क्या पेमेंट थिकनेस 13.53 डिवाइडेड बाय 4.5, डी आपके पास क्लियरेंस डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाय log 4 इंटू 13.5। ये इधर जो 13.5 है ये है आपका एस डी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स, और डिवाइडेड बाय डी जो 4.5 था। तो इधर से हमारे पास वैल्यू आएगी 3.87। बट हमारे पास इधर log ESWL है, तो हमने ESWL निकालने के लिए इसका एंटी लॉग लेना है। देन एंटी लॉग 3.87 इज इक्वल टू 7410 LBs। तो दिस इज योर आंसर। ESWL from the equation is 7410 LBs and from the graph is 7400 LBs। सो इधर से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन में हम इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर निकालते हैं और इसको हम फिर अपने कैनलियर सॉफ्टवेयर पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि कैनलियर सॉफ्टवेयर में हमें पेमेंट की थिकनेसेस को हम स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के मुताबिक फाइंड करते हैं। ये कैनलियर सॉफ्टवेयर में हम इसको पुट करेंगे EALF को। सो इसमें इसके फार्मूलेज हैं। इस फार्मूले में देखें, इसका जो मेन फार्मूला है वो है log WTX ओवर WRTX WT18 is equal to 4.79 log 18 plus 1 minus 4.79 log LX plus L2 plus 4.33 log L2 plus GT over BX plus minus GT over B18। तो इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें GT के नहीं पता। GT का भी एक फार्मूला होता है log 4.2 माइनस जितना लोड लगा है उस पॉइंट पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4.2 माइनस 1.5। और BX को भी नहीं पता हमें, तो BX में हम वैल्यू पहले निकालेंगे 0.40 प्लस 0.081 LX प्लस L2 3.23 और SN होता है स्ट्रक्चरल नंबर कि हमें स्ट्रक्चर नंबर क्या लेंगे, और L2 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास L2 कोड होता है, और L2 की वैल्यू को 1 हम रखेंगे सिंगल एक्सल के लिए, 2 रखेंगे हम टैंडम एक्सल के लिए, 3 रखेंगे हम ट्राइडम एक्सल के लिए, ठीक है। और SN इज इक्वल टू द स्ट्रक्चर नंबर विच इज अ फंक्शन ऑफ द पेमेंट थिकनेस एंड मॉडुलस ऑफ ईच लेयर एंड द ड्रेनेज कंडीशन ऑफ बेस एंड सब बेस। और इधर से फिर हम GT और BX की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में पुट करेंगे और इधर से हम इक्विवेलेंस फैक्टर को निकालेंगे। तो डिटरमिन SN, अगर हमारे पास SN की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो हम इधर से निकालेंगे EALF इज इक्वल टू WT18 ओवर WTX। This is your question. Given PT is equal to 2.5 में, मतलब कि आपके पास जो पॉइंट लोड आया है वो आपके पास आया है 2.5, और SN की जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5। डिटरमिन EALF फॉर 32 कीप। जो EALF की वैल्यू है वो 32 कीप है और टेंडम एक्सल लोड है, एंड और दूसरे नंबर पे उसने पूछा है 48 कीप फॉर ट्राइडम एक्सल। सो LX इस 32 कीप के लिए हमने यूज़ करना है टेंडम एक्सल, इस पर 2 यूज़ करेंगे, और 48 कीप के लिए हम ट्राइडम एक्सल, इसमें LX की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम इसको इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में शिफ्ट करते हैं। फॉर टेंडम एक्सल LX जो हमारे पास है वो है 32 और L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। L2 LX हमारे पास ये 32 कीप है और L2 हम कंसीडर करते हैं सिंगल एक्सल, डबल एक्सल या टेंडम एक्सल से। तो डबल आपके पास जो एक्सल्स हैं वो हैं आपके पास 32 कीप के लिए टेंडम एक्सल, दैट्स वाई हमने इधर इसकी वैल्यू को 2 कंसीडर किया है। तो हमारे पास जो मेन फार्मूला है उस मेन फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट करने के लिए पहले GT और BX की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो GT का फार्मूला है log 4.2 माइनस PT ओवर 4.2 माइनस 1.5। तो हम इस पे
वैल्यू पुट करेंगे log 1.7 over 2.7 इज इक्वल टू, ये हमने किया 4.2 में से हमने 2.5 माइनस किया तो उधर से हमारे पास 1.7 आएगा। तो इसी तरह हमने इधर से GT की वैल्यू को इस फार्मूले से थ्रू हमने निकाल लिया। 4.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.7। तो इधर से हमारे पास GT की वैल्यू आई -2.201। नाउ हम BX की वैल्यू निकालेंगे। BX इज इक्वल टू 0.40 प्लस 0.081। तो LX जो होगा हमारे पास 32 आ जाएगा। L2 हमारे पास आ जाएगा 2 और SN हमारे पास 5 है क्वेश्चन में और L2 की जगह 2 आ जाएगा। तो इधर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे ये BX में, ये देखें ये हमने LX की जगह 32 रखा और L2 की जगह 2 रखा, वो SN की जगह 5 रखा। तो इधर से हमारे पास BX की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, B18 इज इक्वल टू सेम वही वैल्यूज हमने पुट किए हैं। ये B18 स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में हमें B18 भी चाहिए तो B18 स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एक्सल लोड। तो हमने B18 में हमने स्टैंडर्ड एक्सल डाल दिया। स्टैंडर्ड एक्सल हमारे पास है 18, वो 18 किप। तो 18 किप में हमने 18 की वैल्यू पुट की है और इसकी हमने इधर से वैल्यूज पुट करके ये हम स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा LX और L2 की जगह, और इधर से हमारे पास जो वैल्यू आएगी B18 की वो 0.5 आएगी। नाउ हमने मेन फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, मेन फार्मूलेज में वैल्यूज पुट कर दी हैं सारी, और इसमें हमने वैल्यू क्या पुट की हैं कि 4.7 है log 18 प्लस 1 माइनस log LX की जगह 32 आ जाएगा और L2 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस इसमें L2 की जगह 2 आ जाएगा। GT की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है वो आ जाएगी। BX की जगह भी हमने वैल्यू निकाल दिया, GT भी और B18 की वैल्यू। तो ये हमने सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की हैं और इधर से हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.067। और जो अब हम इसका 0.067 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.167। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने अपनी इक्वेशन के थ्रू किया। अगर हमारे पास इक्वेशन से नहीं करना चाहते हो, हमारे पास टेबल गिवन है तो उस टेबल के थ्रू भी हम अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये टेबल है, इसमें देखें एक्सल लोडिंग दी गई है, सिंगल एक्सल, टैंडम एक्सल और ट्वाइडम एक्सल। मतलब हमने जस्ट अपनी एक्सल लोडिंग के अगेंस्ट हमारे पास जो सिंगल है, टैंडम है या ट्वाइडम है, उसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेना है। जैसे हमारे पास 32 किप का लोड था तो 32 किप के में हमारे पास जो एक्सल था वो था टैंडम एक्सल। तो हमने 32 किप के अगेंस्ट टैंडम एक्सल की वैल्यू को देखना है, दैट इज 0.857 और विच इज सेम जो हमारे पास ये निकलेगी। तो हम इसके थ्रू भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें हमारे पास ट्वाइडम एक्सल कंसीडर किया है तो LX हमारे पास 48 हो जाएगा और L2 की वैल्यू ट्वाइडम एक्सल की वजह से 3 हो जाएगी। तो सेम वैसे ही हमने BX निकालना है, GX निकालना है और लोग निकाल के WT ओवर W18 से हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। और इधर से जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास 0.968 और हम अपनी वैल्यू को इस टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 48 किप में 48 किप के अगेंस्ट हमारे पास ट्वाइडम एक्सल में क्या वैल्यू आती है 1.033। तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। जब हम उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी जो हमारी टेबल पे शो हो रही है। सो नेक्स्ट इज रिलेटिव डैमेज कंसेप्ट। तो सिंगल एक्सल लोड इज इक्वल टू, हमने कहा है कि 18,000 LBs या 8.2 टन्स के इक्वल होगा। तो इसका डैमेज पर पास जो हमने लिया है कंसीडर किया है वो हमने कहा इक्वल टू 1 होगा। तो एक्सल लोड्स बिगर देन 8.2 टन्स कैन कोज द डैमेज दैट 1 पर पास। एक्सल लोड स्मॉलर देन 8.2 कैन लेस डैमेज देन 1 पास। तो लोड इक्वलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू जो हमारे पास
टन्स में वेट होगा उसको डिवाइड करना हमने 8.2 टन्स जो हमारा स्टैंडर्ड है और इसकी पावर को 4 ले लेना है। सो अब ये देखें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। ए एक्सल है जिस पे हमारे पास जो लोड आया है वो आया है 16.4 टन्स का। तो डैमेज कॉज्ड पर पास बाय ए एक्सल इज इक्वल टू 16.4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सल लोड दैट इज 8.2 टन्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक एक्सल पे ज़्यादा लोड होगा तो वो कितने एक्सल्स के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ए एक्सल है और उसका लोड है 16.4 टन्स तो उसका मतलब ये है कि वो 8.2 टन्स एक्सल्स के इक्वल होगा। सेकेंड एग्जांपल इज़ कि अगर हमारे पास 4.1 टन्स का एक एक्सल है तो वो कितना डैमेज अफेक्ट करेगा। तो डैमेज कॉज बाय पास 4.1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड इज 4.2 टन 8.2 टन्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0.625। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.625 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 पासिस आएंगे। तो 16 पासिस मतलब ये है कि हमारे पास 4.1 टन्स के जो एक्सल है वो 16 दफ़ा जब रिपीट करेगा तो वो इक्वल होगा 8.2 टन एक्सल के इक्वल होगा। दैट इज़ ये देखें अब डैमेजिंग पर पास और सिंगल एक्सल लोड। तो सिंगल एक्सल लोड का जैसे जैसे हम लोडिंग इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका डैमेजिंग फैक्ट हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। तो इसको आपने स्टडी करना है और जब हमारी ऑनलाइन जूम क्लास होगी तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।